Assalamu alaikum students, we are going to start midterm exam 2022 Center of Excellence in Solid State Physics, University of the Punjab. Class MPhil Solid State Physics Replica, Subject X-ray Diffraction, Subject code SSP 522, total marks 35. Students, first section is about MCQs and second section is short questions and third section about long questions. Each short question carry 2 marks and long question carries 5 marks. So let we start. स्टूडेंट्स, मैंने आपका ये जो पेपर है 2022 का इसको सॉल्व किया है, तो आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी प्रीवियस लैटिस टाइप्स आर इन 3D, वाई वी कैन नॉट हैव एनी एडिशनल 3D लैटिस। तो इसका आंसर आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है। दीज आर 7 सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम इन 3D। लैटिस सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। आगे इनकी पॉसिबल वेरिएशंस हैं। प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी क्यूबिक में होता है। टेट्रागोनल में क्या होते हैं, प्रिमिटिव और बीसीसी होता है। प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी, बेस सेंटर ये आर्थोरोम्बिक में होते हैं। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव है, रोम्बोहेड्रल में प्रिमिटिव है, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव, बेस सेंटर, ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच अ क्यूबिक यूनिट सेल एंड इंडिकेट 111 एंड 10-1 डायरेक्शन। आपने इसको इंडिकेट करना है, तो हम इसको इंडिकेट भी कर सकते हैं। ये इसको सॉल्व किया हुआ है एक्स वाई जी डायरेक्शन में। यहाँ पे 1-1-1 मीन अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी 1 है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी और अलॉन्ग जी एक्सिस भी, तीनों की डायरेक्शंस 1-1 है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं 1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1, अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 एंड अलॉन्ग जी एक्सिस। जी क्योंकि नेगेटिव है तो इसके अपोजिट साइड पे मीन दूसरी साइड पे गया तो वो -1 है। ठीक है, न इसको आप इस तरह डायरेक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच यूनिट सेल एंड इंडिकेट्स 311 एंड 011 प्लेन्स इन दैम। तो ये प्लेन्स को हमने पीछे आपने डायरेक्शंस को इंडिकेट की है, इस क्वेश्चन में आपने प्लेन्स को इंडिकेट करना है। तो प्लेन्स में आपने पहले पॉइंट्स जो है वो इसमें ड्रॉ कर लेने हैं और उसके बाद इसकी प्लेन्स को ड्रॉ करना है। कैसे है 311, तो ये इसके 3 मिड पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपने बना लेने हैं, फिर उसमें आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइंस। तो 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस थर्ड पार्ट 1/3 थर्ड पार्ट है और 1 अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस एंड 1 अलॉन्ग जी एक्सिस। तो इसको आपने फिर स्केच करके आप उसमें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 011 की डायरेक्शन है। 0 मीन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपकी जो है वो डायरेक्शन 0 है, वाई एक्सिस जो है और जी एक्सिस दोनों 1-1 हैं। तो आप पहले इनको स्केच करके आप ड्रॉ करके इस तरह मेंशन कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शंस हैं उसकी। नेक्स्ट डायरेक्शन, डज द डायरेक्शन 1-1 लाइज पैरेलल टू द प्लेन 2-1-3। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखना है कि 1-1-1 1-1 और 2-1-3 क्या ये पैरेलल लाइज करते हैं। अगर ये क्वेश्चन इनको सॉल्व करके आंसर 0 आता है, इसका मीन ये है कि ये पैरेलली लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका फार्मूला है UH + VK + WL = 0। यहाँ पे ये देखें आपने, यहाँ पे जो UVK जो हैं ये प्लेन्स हैं और HKL जो हैं वो डायरेक्शंस हैं।
तो हम इसको लिख लेते हैं, ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करके आपका आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है तो ये आप हैंस द डायरेक्शन 1 1 -1 लाइज टू प्लेन 2 1 3 मीन सेम पैरेलल पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डायफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है पेपर में, इसका क्वेश्चन देखते हैं। 2 कंक्लूजन्स हैं इसकी, तो आपने इसको सॉल्व करना है। कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन, ये आप पीछे आके क्वेश्चन इसका देख सकते हैं। ये आपके पास पेपर है, ये क्वेश्चन है राइट डाउन द कंडीशंस ऑफ डायफ्रैक्शंस और ड्राइव द ब्रैग्स लॉ। डायफ्रैक्शन की कंडीशन लिखनी है और ब्रैग्स लॉ को ड्राइव करना है। तो इस पे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये कंडीशंस हैं ब्रैग्स लॉ की। हाँ जी, डायफ्रैक्शंस, 2 conclusions may be drawn from illustration. First, differences in the length of the path traveled lead to differences in phase. मीन आपने जो है लेंथ डिफरेंस पहले करना है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू फेज डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस भी है एम्पलीट्यूड में। फिर कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन है डायफ्रैक्टेड बीम में बी डिफाइंड एज द बीम ऑफ कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड रे म्यूचुअली reinforcing one another. सेकेंड है बीम आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, बीम जो हैं हर डायरेक्शन में फैलती हैं। व्हेन द स्कैटर्ड बीम completely in phase reinforce each other to डायफ्रैक्टेड बीम। थर्ड वन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन ये है कि जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हों। डायफ्रैक्शन इज इक्वल टू रीइंफोर्स कोहेरेंस स्कैटरिंग। ये कंडीशंस हैं इसकी, आपने इनको लर्न करना है। ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ, आपने ब्रैग्स लॉ को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ इसमें क्वेश्चन मस्ट आता है, व्हाट इज़ ब्रैग्स लॉ, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसके ना क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्रैग्स लॉ क्यों ज़रूरी है? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैग्स लॉ का इंट्रोडक्शन है। साइंटिस्ट इंग्लिश फिज़िक्स सर W.H. ब्रैग्स और इसका बेटा सर W.L. ब्रैग इन 1913 में इन्होंने ये लॉ ड्राइव किया और इसकी इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया। और एक्सरे बीम एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, वो थीटा फाइंड किया। फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एक्सरेज वेव इंटरफेरेंस नाउन एज एक्सरे डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस वेव्स को उन्होंने एक्सरेज का नाम दिया XRD, एक्सरे डायफ्रैक्शन। अच्छा, ये लॉ उन्होंने बनाया कि रे 1 है, रे 2 है, ठीक है, और ये इंसिडेंट हो रही है और इनके दरमियान एंगल थीटा है, पाथ डिफरेंस D है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट और D साइन थीटा और D साइन थीटा। ए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो है ABC ये पॉइंट है और ACD ये एंगल, तो इन D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा 2D साइन थीटा तो इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है और 2D साइन थीटा, D इज़ इंटरप्लेनर स्पेसिंग है और थीटा इज़ द इंसिडेंट एंगल है। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड x wavelength of the characteristics X-ray and n is the integer is an order of the reflection। अच्छा, अब नेक्स्ट इसने ये एक एग्जांपल भी सॉल्व की हुई है फॉर कॉपर, जो इसमें क्वेश्चन में भी आई हुई है आपकी। कॉपर के अल्फ़ा रेडिएशन लैम्डा इज़ 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड D110 2.22 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वैल्यूज़ हैं गिवन। तो आपको n नंबर n इंटीजर वैल्यूज़ भी दी हुई हैं
1 2, और साइन थीटा की वैल्यू है 0.34 और 0.69। थीटा की वैल्यू जो है यहाँ से 20.7 डिग्री और 43.92। तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए 110, सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए 110, आल्सो रिटन एज 220। ठीक है, अब इसका फार्मूला है DH_KL इज इक्वल टू A/H² प्लस K² प्लस L² अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ से इसको HKL की वैल्यूज़ पुट करके 110 तो H² मीन 1² प्लस 1² प्लस 0²। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वाले को 2² प्लस 2² मीन 4² प्लस 4², 8 का और प्लस 0 तो 8² मीन 8 का अंडर रूट आ जाएगा आपके पास। तो 8 का अंडर रूट आपके पास, उसको सॉल्व करके आपके पास आंसर ये आ जाएगा D220 और D110 1/2। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके आप 1/2 निकाल लेंगे DH_KL वैल्यूज़। चलें, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ऊपर से ये राइट डाउन द पर्पसेस और टू स्टडी द प्लेन्स एंड डायरेक्शंस। आपने प्लेन और डायरेक्शन को स्टडी करने के क्या पर्पसेस हैं, क्या मकासद हैं। तो इसके लिए जो ये क्वेश्चन है, प्लेन्स एंड डायरेक्शंस इन क्रिस्टल्स, प्लेन्स ऑफ लैटिस पॉइंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू अ क्रिस्टल, नॉट इंडिविजुअली प्लेन्स बट सेट ऑफ प्लेन्स और पैरेलल वन एंड अदर। मीन्स तमाम सेट जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट है दीज आर टू पर्पसेस टू स्टडी प्लेन्स एंड डायरेक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है टू इन्वेस्टिगेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप जो प्लेन एंड डायरेक्शन के किस लिए यूज़ करते हैं, इनका मकसद क्या है कि आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और क्या इसका पर्पज़ है कि आप प्लेन्स ऑफ एटम्स रिफ्लेक्ट द वेरियस रेडिएशंस। जो प्लेन्स हैं एटम्स की वो वेरियस रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। फिर प्रिंसिपली इलेक्ट्रॉन्स और एक्सरेज और न्यूट्रॉन्स, इनको भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड कंडीशन, हाउ क्रिस्टल बिकम्स डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली, प्लेन्स ऑफ एटम्स स्लाइड ओवर देयर नेबर्स एंड वी नीड टू बी एबल टू स्पेसिफाई द स्लिप प्लेन्स एंड द डायरेक्शन इन विच स्लिप इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, आप इसकी डायरेक्शंस जो हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये दो पर्पसेस हैं इसके मेन, आपने इसको लर्न। अब नेक्स्ट सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में आप लोग देखें, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन वी ड्रा रेसिप्रोकल लैटिस एंड फ्रॉम अ रियल लैटिस। रियल लैटिस से आप रेसिप्रोकल लैटिस कैसे ड्रा कर सकते हैं। राइट इट टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो उसके बाद आप रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर आपने इसकी रेसिप्रोकल लैटिस की ज़रूरत क्या पड़ती है, फिर आपने इसको डिफरेंस कर लेना है कि रियल लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस का डिफरेंस क्या होता है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। और रेसिप्रोकल लैटिस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इस वजह से इस स्लाइड को भी पेपर में यहाँ सॉल्व में सोल्यूशन में ऐड किया गया है, ताकि क्वेश्चन डिफरेंट टाइप में डिफरेंट मोल्ड करके भी पूछे जा सकते हैं। तो रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में आपने कम्प्लीटली हाउ टू नो होनी चाहिए। चलें, अब जो है इस क्वेश्चन के आंसर को स्टडी करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं पीछे रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनेशन पे। तो उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इट इज़ द लैटिस फॉर्म्ड बाय वेक्टर विच आर रेसिप्रोकल to originate original lattice vector. The lattice is also known as Fourier transform of the original lattice or direct lattice. This space is known as momentum space or less commonly K space due to relationship between the momentum and position. Reciprocal lattice vectors क्या होते हैं, B1 की वैल्यू है 2 pi A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई A1 इंटू A2 क्रॉस A3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे B1 की वैल्यू है तो आपने यहाँ पे A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई A1 इंटू A2 क्रॉस A3 मीन यहाँ पे 1 है तो ऊपर वाली यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होंगी, मीन 2 और 3 आएगी। 2 है तो 3 और 1 आएगी, 3 है तो 1 एंड 2 आएगी ऊपर। ठीक है, नीचे जो है वैल्यूज़ वो आपके पास देखें
मीन ऊपर लिखी है A2 क्रॉस A3 तो नीचे भी A2 क्रॉस A3, ऊपर लिखी है A3 क्रॉस A1 नीचे लिखी है A2 क्रॉस A3, ठीक है। अब ऊपर है A1 क्रॉस A2, नेक्स्ट नीचे है A2 क्रॉस A3। तो इधर आपने इसको लर्न करने का, याद करने का एक मेथड है, तो आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। नीड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, तो रेसिप्रोकल लैटिस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये ब्रैग्स रिफ्लेक्शन ईच सेट ऑफ प्लेन्स रिस्पॉन्ड टू पीक इन द एक्सरे डायफ्रैक्शन प्लॉट। अच्छा, एक्सरे डायफ्रैक्शन प्लॉट में ना पीक्स वैल्यूज़ होती हैं, उनको आपने स्टडी करने के लिए कि करस्पॉन्डिंग पीक्स वैल्यू जो है कौन सी है, तो उसको डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन में प्लॉट किया जाता है। ईच सेट ऑफ प्लेन्स में बी कंटेनिंग अ वेरी लार्ज 10⁻23 एटम्स, हर सेट ऑफ प्लेन्स में जो 10⁻23 एटम्स हैं। ईच पॉइंट रेसिप्रोकल लैटिस करस्पॉन्ड टू अ सेट ऑफ प्लेन्स, हर रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो सेट ऑफ प्लेन पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आप इसका देख सकते हैं डिफरेंस, डिफरेंस किस किस का? रियल लैटिस का और रेसिप्रोकल लैटिस का, मीन डायरेक्ट लैटिस का और रेसिप्रोकल लैटिस का। तो इसका डिफरेंस जो है वो फर्स्ट डिफरेंस है डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज मैप ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है क्रिस्टल इज द मैप ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द क्रिस्टल, वेयर माइक्रोस्कोपिक इमेज इज द मैप ऑफ डायरेक्ट लैटिस। मीन जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो रेसिप्रोकल लैटिस का मैप होता है, और जो माइक्रोस्कोपिक इमेज होती है वो डायरेक्ट लैटिस का मैप होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है। सेकंड डिफरेंस क्या है? प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस हैव डायमेंशंस ऑफ लेंथ, इसकी डायरेक्ट लैटिस की डायमेंशन ऑफ लेंथ होती है, वेयर एज प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस हैव डायमेंशन ऑफ लेंथ इनवर्स, इसकी इनवर्स होती है। मीन उसकी डी डायमेंशन ऑफ लेंथ है तो इसकी डी इनवर्स होगी, मीन उसका उल्ट होगी, रेसिप्रोकल होगी। तो डायरेक्ट लैटिस इज द लैटिस इन द ओरिजिनरी स्पेस और रियल स्पेस, ठीक है। लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस क्या होती है? रेसिप्रोकल लैटिस को आप के स्पेस या मोमेंटम स्पेस या फोरियर स्पेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। इन दोनों में क्या है डिफरेंस? ये होता है कि यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ डायरेक्ट लैटिस के, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है रेसिप्रोकल लैटिस की? तो विच ऑफ, ये भी आपने इसको देख लेना है कि दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द यूज़ ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। इट इज़ मच प्रेफर टू सी डायफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस इन रेसिप्रोकल लैटिस रेदर देन इन द रियल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है although it is difficult to imagine how a beam of X-rays entering a crystal might behave with so many planes set of all the angles to the beam and all with the different d spacing, ठीक है। कि तमाम, अगरचे ये मुश्किल है इमेजिन करना कि एक्स-रे डायफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में एंटरिंग हो रही, बिहेव कर रही हैं, तो उनको बहुत प्लेन्स में एंगल, सेट ऑफ एंगल्स के साथ वो एंटर हो रही हैं, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये डायफ्रैक्शन मेथड से या रेसिप्रोकल लैटिस से जो है हम इसका आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसको हम स्टडी करते हैं। उससे पहले रेसिप्रोकल लैटिस के ना यहाँ से इसके कुछ पॉइंट्स और भी हैं। एक रियल लैटिस में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, लेट अस द स्टार्ट वन डायमेंशनल लैटिस कंस्ट्रक्ट द रेसिप्रोकल लैटिस ए। और इसका रेसिप्रोकल लैटिस में क्या होगा? रियल लैटिस में ए है यूनिट सेल में, तो रेसिप्रोकल लैटिस में 1/a होगा, ठीक है। और रेसिप्रोकल लैटिस अरे ऑफ पॉइंट्स विद रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर ए है, और रेसिप्रोकल लैटिस में पीरियडिकली 1/a है। मीन पॉइंट लैटिस पैरामीटर ए है तो रेसिप्रोकल लैटिस में इसका 1/a होगा। रियल में ए है तो रेसिप्रोकल लैटिस में 1/a होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रेज, हाउ दे आर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन ब्रीफली देयर सिग्निफिकेंस इन एक्स-रे डायफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने एक्स-रेज बतानी है, व्हाट आर एक्स-रेज, फिर एक्स-रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ या सिग्निफिकेंस जो हैं वो बताएंगे।
हाँ जी, व्हाट आर द एक्सरेज? एक्सरेज यूज इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बीम टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ इंटरनल टिश्यूज़। ये इंटरनल टिश्यूज़ की इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बीम होती हैं, ठीक है। अब बोन्स और ऑर्गन्स में भी, डिजिटल मीडिया में भी ये यूज़ होते हैं। स्टैंडर्ड एक्सरेज आर परफॉर्म फॉर मैनी रीजंस इंक्लूडिंग डायग्नोजिंग ट्यूमर ऑफ और बोन इंजरीज। जो स्टैंडर्ड एक्सरेज होती हैं वो काफ़ी मकासद के लिए उनको यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ट्यूमर्स की डायग्नोजिंग के लिए और बोन इंजरीज़ को डायग्नोजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेज कौन सी हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे और शॉर्ट, कि एक्सरे वेवलेंथ जो होती है एक्सरे की वो शॉर्ट होती है। एक्सरेज रिक्वायर्ड हाई वोल्टेज टू प्रोड्यूस, एक्सरे जो है वो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए। एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। एक्सरेज क्या किस लिए यूज़ होती हैं? कि ये ह्यूमन स्केलेटन को के डिफेक्ट को डिटेक्ट करती हैं। और उसके अलावा एक्सरेज वेव्स ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड दे डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिक चार्ज विद दैम, कि मतलब ये जो है एक्सरेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करती। एंड आल्सो एक्सरे आर द कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। ये जो हैं एक्सरेज वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं। एक्सरेज कैन नॉट ईजिली बी रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड नहीं होती। एक्सरेज वेव्स डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे अफेक्ट नहीं करती। और एक्सरेज काज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए भी वजह भी बनती हैं, ठीक है। चले, ये कुछ इसके एक्सरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आपने याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये कुछ और पॉइंट्स भी हैं, इनको भी आपने स्टडी कर लेना है। चलें, अब प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज क्या होता है? ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रोंटगन, इसने एक्सरेज को फाउंड किया। एक्सरेज पास थ्रू द हैंड्स एंड द आर्म्स और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कि ये हैंड से या बाजों से या दूसरे किसी और बॉडी जिस्म से गुजर सकती हैं। और ये क्या करती हैं? दे क्रिएट वेरी क्लियर एंड आल्सो डिटेल इमेज ऑन द ऑफ द इनर बोन्स। ये बोन्स की अंदरूनी जो है इमेज की डिटेल आप क्लियरली उसमें क्रिएट करती हैं, वाज़े करती हैं, वाज़े तौर पे नज़र आती हैं कि बोन्स में कहाँ पे डिफेक्ट है। ये क्योंकि बोन्स में से पास कर जाती हैं। तो वर्क ऑफ एक्सरेज, एक्सरे का काम क्या है? व्हेन डॉक्टर परफॉर्म एन एक्सरे ऑफ पेशेंट, फर्स्टली एन एक्सरे सेंसिटिव फिल्म इज पुट ऑन द साइड ऑफ द पेशेंट्स बॉडी एंड आफ्टर दैट द एक्सरेज आर shot through him. While the skin is transparent, the bones are opaque and hence absorb more X-rays, और ये फिर ज़्यादा X-rays absorb करती हैं. This is the reason why the impression of the bone is left on the X-ray film, whereas the skin continues to be invisible in X-rays. ठीक है, ये आपने इसको स्टडी कर लेना. Properties of X-rays, X-rays की properties कौन सी होती हैं? To have a short wavelength of electromagnetic spectrum, इनका electromagnetic spectrum short होते हैं. Require high voltage require होती है. They are used to capture the human skeleton, ये human skeleton को capture करती हैं. Travel in straight line, सीधी लाइन में straight move करती हैं. They are capable of traveling in vacuum में भी travel करती हैं. Travel in straight line and affect the photographic plate like light, ये light की तरह photographic plate को भी affect करती हैं. ठीक है, next और ये क्वेश्चन नंबर 13 है. एक्सप्लेन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ मोल्बिडियम टारगेट. मोल्बिडियम टारगेट के थ्रू आपने इसको एक्सप्लेन करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेक्ट्रम. व्हेन द वोल्टेज ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज रेज्ड अबव द certain critical value, the characteristics of target metal sharp intensity maxima appear in the certain wavelength superimposed on the continuous spectrum. ये इसके ना कुछ characteristics हैं, ये आपने इनको स्टडी कर लेना है. They are so narrow and their wavelengths and characteristics to target metal used, they are called characteristic line.
ये बहुत ही नैरो होती हैं और इनकी वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक टारगेट मेटल के लिए यूज़ होती हैं और इनको कैरेक्टरिस्टिक लाइन भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट, दीज लाइंस फॉल इनटू सेवरल सेट्स KLMN order to the increasing the wavelength all the lines together forming the characteristic spectrum metal used at target। तो ये यहाँ पे आगे दो यहाँ पे फोटोन एनर्जी और एक्सरेज के दरमियान 0, 50, 150, 150 ये ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ को आपने स्टडी करना है। एक में है के अल्फ़ा, सेकंड है के बीटा, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। इधर वेवलेंथ जो है ये इधर वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, मीन इधर से के अल्फ़ा से के बीटा की जानिब जो है वो डिक्रीज़ हो रही है वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आप इसको देख सकते हैं मोलबेडियम टारगेट। द के लाइंस है वेवलेंथ ऑफ 0.7 AL lines 5 ampere and M lines have the large wavelength, longer wavelength. Only the lines are used for in X-ray diffraction। ये कुछ सेवरल सेट्स हैं, के अल्फ़ा 1, के अल्फ़ा 2, के बीटा 1। ये के अल्फ़ा 1 की वैल्यू 0.709 आर्मस्ट्रॉन्ग, के अल्फ़ा 2 की 0.714 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड के बीटा 1 की वैल्यू 0.632 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आगे ये देखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आर द सो क्लोजर टुगेदर दे आर नॉट ऑलवेज resolved in different lines। The intensity of K alpha 1 is twice as the intensity of K alpha 2। आप ये पीछे देख भी सकते हैं कि अल्फ़ा 1 की जो इंटेंसिटी है K अल्फ़ा 2 से इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मोलबेडियम टारगेट के मोलबेडियम स्पेक्ट्रम है। देखें आप, वेवलेंथ जो है ये वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में है और एक्सरे इंटेंसिटी है, ये रिलेटिव यूनिट्स इसके हैं। चलें, ये 0, 1.1, 1.0, 2.0, 3.0 ये वेवलेंथ है और इंटेंसिटी है 1, 2, 3, 4। अब ये कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम है इसकी। ये देखें आप, पहले वेवलेंथ 5 है, फिर आगे वेवलेंथ और इंक्रीज़ हुई, फिर आगे वेवलेंथ, फिर और वेवलेंथ फिर और मीन वेवलेंथ जो है इधर जो है आप पीछे देखते हैं कि ये डिक्रीज़ हो रही है, 3, फिर 2, फिर 1 कम होती जा रही है। शॉर्टर वेवलेंथ SWL, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है, शॉर्टर द वेवलेंथ को कम करते जा रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो अब देखें 5 है तो इंटेंसिटी कम है, 10 पे और इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई, 15 पे और इंक्रीज़ हुई, 20 पे और आगे 25 किलो वोल्ट पे ये इसकी मेन इंक्रीज़ हो गई। के अल्फ़ा 1 की है, इसी तरह के बीटा की भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक लाइंस मोलबेडियम्स। ये वोल्टेज नेसेसरी टू एक्साइट द लाइंस आर 35 किलो वोल्ट। इंक्रीज द वोल्टेज शिफ्टेड द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम टू शॉर्ट वेवलेंथ and increase and the intensity of the K lines। The intensity of any characteristics line depends both tube current I and applied voltage V। तो अब ये दोनों वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करती हैं। फॉर K lines intensity is given as IK lines is equal to BIV minus VK power n। अब यहाँ पे I क्या है, करंट है, और B क्या है, B is the proportionality constant, VK is the excitation voltage, n is also constant and its value is varies from 1 to 2। और यहाँ पे V वोल्टेज है। कैरेक्टरिस्टिक लाइंस ऑफ मोलबेडियम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस आर आल्सो वेरी नैरो, मोस्ट ऑफ देम लेस देन 0.001 आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत ज़्यादा इनमें इतनी कम होती हैं, नैरो होती हैं कि उनकी जो वैल्यू है 0.001 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल होती है। अच्छा, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग शार्प के अल्फ़ा लाइंस द एक्सरेज डायफ्रैक्शन इज़ पॉसिबल। इतनी ही शार्प होंगी के अल्फ़ा वैल्यूज़, एक्सरे डायफ्रैक्शन इतनी ज़्यादा पॉसिबल होगा कि वहाँ लाई कर रही हैं। तो ये आपने इस तरह इस पेपर को सॉल्व कर लेना। अच्छा, इसके अलावा और भी स्टेडमैन की बुक से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। डायरेक्शंस और प्लेन्स वाले क्वेश्चंस भी मोस्टली आते हैं। और नेक्स्ट जो है आपके पास 3 मेथड हैं, पाउडर मेथड, लॉ मेथड, डायफ्रैक्शन मेथड, उसको भी आप स्टडी कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
और इसके अलावा और नेक्स्ट जो है आपने एक्सरेज डायफ्रैक्शन वाले चैप्टर में ये आपने इसको कर लेना। और एक एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी हैं कि जिसमें आपको 2 थीटा वैल्यूज़ दी होंगी, लैम्डा की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है, और साथ में आपको आपने फाइंड करनी है डी एच के वैल्यूज़ और लैटिस पैरामीटर ए फाइंड करना है, ठीक है। तो वो आपने गिवन होगी वैल्यूज़, आपने उसमें आपने ये भी देखना है कि ये एफसीसी है, बीसीसी है या सिंपल क्यूबिक है। तो वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, उसको आपने मस्ट कर लेना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स।